दोस्तों, मेरे पास राज्यपाल से संबंधित काफ़ी बेहतरीन नोट्स है, तो आइए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए इस नोट्स को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो राज्यपाल, सबसे पहले भूमिका में देखें कि राज्यपाल आखिर है क्या। तो केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्यों का प्रमुख राज्यपाल और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। तो एक परिचय आप ये समझ गए। आपने क्या समझा कि जिस प्रकार से राष्ट्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल अगर देखा जाए तो राज्यपाल राज्य के मुखिया की सलाह से कार्य करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी नियुक्ति के विषय में। तो संविधान के अनुसार 155 यानी कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के अनुसार। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। इसे याद रखें कि केंद्र के प्रतिनिधि, ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर ये राज्य में बैठे हुए हैं, इसलिए कभी कभी ये विवाद का भी विषय बन जाता है राज्यपाल का पद, कि ये केंद्र के प्रतिनिधि है और ये संघीय व्यवस्था है। इस पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता है कभी कभी। अगर आलोचनाओं के रूप में अगर लिखना हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, हमने नियुक्ति के बारे में क्या देखा? तो सबसे पहले हम ये देखा कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखा कि केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर ये काम करते हैं। भले राज्य के प्रमुख हैं लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरी बात है कि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को, ठीक है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वो है संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका जो है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। ये याद रखें, अनुच्छेद 154(1) में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राज्यपाल में निहित है, तथा वही शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो हमने नियुक्ति के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या देखा कि अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख तो होता ही है और वो केंद्र का प्रतिनिधि भी के तौर पर भी काम करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो संविधान के अनुसार हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों की भी जिम्मेदारी दी जाती है राज्यपाल के तौर पर। और संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा जो है करेंगे। अब योग्यता की बात कर ली जाए तो योग्यता अनुच्छेद 157 और 158 में, ठीक है, अंतर्निहित है। 157 158 में योग्यताएं अंतर्निहित है। तो कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकते हैं? तो पहला तो वो कि जो भारत के नागरिक हो, दूसरा कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा किसी राज्य या संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है, और वह सांसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो ही राज्यपाल बनेंगे उसी तारीख से उनकी जो संसद या विधानसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाएगी। ये है। अब हम लोग देखते हैं शपथ ग्रहण 159। याद रखें, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण है। तो राज्यपाल को उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके समक्ष लेनी होती है शपथ। ठीक है, याद रखें कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? तो राज्यपाल का शपथ 159 अनुच्छेद में है और ये जिस राज्य में राज्यपाल की शपथ ग्रहण करेंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाते हैं। संविधान के संरक्षण की, रक्षण की एवं सुरक्षा की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो शपथ के बारे में हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 159 के तहत ऐसा होता है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष वो शपथ ग्रहण करते हैं। कार्यकाल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 156 याद रखेंगे, अनुच्छेद 156 कार्यकाल इसमें निहित है। और ये कब तक? कि जब तक राष्ट्रपति का जो है कृपा बना रहे, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद को धारण करेंगे। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के दूसरे कार्यकाल अगर हो, ठीक है, तो पुनः नियुक्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर कार्यकाल में अगर वो 6 साल रह गए तो 5 साल प्लस 1 साल, तो अगला जो टर्म होगा तो उसके लिए वो फिर से शपथ ग्रहण यानी फिर से नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। ये भी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं जो मूल बात जो हम लोग को पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। देखिए, राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियाँ रखता है। ठीक है, जिस तरह राष्ट्र में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, उसी तरह राज्य में जितना भी कार्य होता है सब किन के नाम से होता है? तो राज्यपाल के नाम से होता है। ये शक्तियाँ हैं।
परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। यह भी हम लोग को समझना है कि राष्ट्रपति की जिस प्रकार से राष्ट्र में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन कहाँ पर यह सीमित हो जाती है, तो कूटनीतिक मामलों में, सैन्य मामलों में और आपातकालीन जो स्थितियाँ हैं उसमें राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो काफ़ी अधिक होती है राज्यपाल के बजाय। अब हम लोग इसे बारी बारी से देखते हैं कार्यकारी शक्तियों के बारे में। ठीक है, ये कार्यकारी शक्ति कहें या कार्यपालिका शक्ति कहें। ठीक है, तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो है औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। आपको पता होगा कि सभी कार्यकारी कार्य किनके नाम पर होता है, तो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। दूसरा कि राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिकीय शक्ति जो है क्या है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है राज्यपाल की, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को पहले चुना जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुनते हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये सभी कार्यपालिका ही शक्ति है। परंतु देखिए, नियुक्ति करने के लिए ये राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। लेकिन हटाने की बात हो तो राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में होता है। आप यहाँ तक देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किस प्रकार से राज्यपाल एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं किसी भी राज्य में, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो ये है। अब विधायी शक्तियों को देखिए, तो देखिए ये तो निरस्त हो गया है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंग्लो इंडियन वाला जो है वो तो निरस्त हो गया है। देखिए विधायी शक्तियों में देखिए, पहला, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल विधान परिषद यानी कि उच्च सदन जो होता है उसके कुल सदस्यों के 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है। तो ये है क्या है विधायी शक्तियों में। दूसरी बात है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, इसे बात फिर से समझे। मान लेते हैं कि कोई भी मंत्री उन्होंने एक निर्णय लिया। ठीक है, कोई निर्णय लिया, जब कोई निर्णय लिया और ये निर्णय लेने में उन्होंने मंत्री परिषद की सलाह जो है वो नहीं ली या उनको संज्ञान में नहीं लिया, तो इस पर सवाल पूछने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो ये कर सकता है। आगे देखिए कि राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है। ठीक है, यानी कि बुला सकते हैं, सत्रावसान भी कर सकते हैं और विघटित कर सकते हैं। ये तीनों शक्तियाँ जो होती है और राज्यपाल में होती है राज्य विधानसभा के सत्र की। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधायिका से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त करे अथवा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य भेज सकता है। ठीक है, ये है कि राज्यपाल को जो पूरा अधिकार है कि वह जितना भी कार्य हो रहा है विधायिका द्वारा की जा रही है जो भी कार्य, उसकी जानकारी ले। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगा तो विधानमंडल में सदस्य को भी भेज सकता है। तो ये है। फिर उसके बाद देखिए तो कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करे। तो ये तो आप जानते हैं, ये तो बेसिक बात है। इसके बाद देखिए तो राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये पता चले, मैंने अभी हम लोगों ने तमिलनाडु वाले मामले में ये देखा। ठीक है, ये आपको पता होगा कि अनुच्छेद 200 का मामला है। ठीक है, कि राज्यपाल अगर किसी विधेयक अगर राज्यपाल के पास जाता है तो चाहे तो अनुमति दे सकता है, ठीक है, नहीं भी दे सकता है, और या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इसे गैर संवैधानिक बताते हुए इसे खारिज किया और उन्होंने निर्णय दिया कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है, गैर संवैधानिक है कि किसी भी बिल को इस तरह से दबा के रखे। तो ये जो है कार्रवाई करना राज्यपाल का कर्तव्य है और करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है वापस कर सकते हैं। तो ये है, उसकी समय सीमा तय की है, 1 महीने 3 महीने ये समय सीमा तय की है। तो खैर वो अलग एक टॉपिक है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब। राज्यपाल दोनों सदन को संदेश भेज सकता है। इसके बाद देखिए तो विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से आरंभ होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213, ठीक है, आपको पता होगा कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जिस प्रकार से 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के माध्यम से मिलती है। और आपको पता होगा कि अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात जो है वो लागू नहीं रहता है। ये है, तो हमने विधायिका की शक्तियाँ पढ़ी, विधायी शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति देखें तो ये जो वित्तीय विवरण है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के सामने जब रखा जाता है, ठीक है, राज्यपाल ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ठीक है, राज्यपाल के पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है। और किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो आपने वित्तीय शक्ति में क्या देखा, तो पहले तो ये है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रख सकता है। उसके बाद कि राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है। ठीक है, उसके बाद आकस्मिक निधि के बारे में मामले में राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा देखिए तो हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है ताकि पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। अब हम लोग न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं। तो न्यायिक शक्तियाँ किस प्रकार की है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय पर क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, क्षमादान कर सकती है, लेकिन क्षमादान वैसा नहीं है जैसा राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को या तो कम कर सकता है, नहीं तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, समाप्त नहीं कर सकता है। तो ये मौलिक अंतर जो दिया हुआ है उसे देखें कि पहला तो राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा यानी कि माफ़ी जो है वो नहीं कर सकता है। एक तो ये समझने की बात है। और दूसरा, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है, जब मामला सैनिक न्यायालय की हो तो राज्यपाल इसमें जो है वो इसमें निष्क्रिय हो जाते हैं, इसमें इनकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को इस मामले में शक्ति है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करवा सकता है। ठीक है, इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श करता है। तो ये इनकी न्यायिक शक्तियाँ थी। अब विवेकाधीन शक्तियाँ देखिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। ठीक है, ये है इनकी विवेकाधीन शक्तियाँ कि अगर चाहे कि यह विधेयक जो है राष्ट्रपति को देना आवश्यक है, राष्ट्रपति को विचार करना आवश्यक है, तो उसे आरक्षित कर सकता है, ये उनको अधिकार है। इसके बाद देखें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ठीक है, अगर संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है तो वो जो है सिफारिश कर सकता है केंद्र से, राष्ट्रपति से। इसके बाद देखिए राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, ये इनकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। इसके बाद है कि विधानसभा चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत प्राप्त दल के नेता का चयन करना। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा देखें तो मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना और कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। तो विकास बोर्डों की स्थापना करना भी ये आपके राज्यपाल के उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये है, तो हमने विवेकाधीन शक्तियाँ देखी। अब राज्यपाल का वीटो पावर हम देख लेते हैं। तो देखिए 2 मामलों में यहाँ पर वीटो पावर है। एक तो सामान्य विधेयक से संबंधित, जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्न 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, पहला तो ये कि विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा, विधेयक को अपने स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख ले। तीसरा, कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेज दे। ठीक है, ये भी कर सकता है कि अगर विधायक को ऐसा उन्होंने पाया कि पुनर्विचार हेतु इसे भेजा जाना जरूरी है तो वो जो है वापस भेज देते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए पुनः अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ये है, तो पहली बात तो यह है कि विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, दूसरा है कि स्वीकृति सुरक्षित कर ले, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले। इसके बाद है पुनर्विचार के लिए पुनः जो है वो विधानमंडल को वापस भेज सकता है। और चौथा ये है कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है, जैसे विधेयक संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो ऐसा विधेयक, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो ऐसा विधेयक, या देश हित के विरुद्ध हो तो ऐसा विरुद्ध ऐसा विधेयक, या राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित न हो ऐसा विधेयक, या उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो ऐसा विधेयक। अगर ये सभी अगर इस प्रकार के विधेयक हैं तो राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के लिए ये मामला सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो 4 स्थितियां होती है कि जब कोई सामान्य विधेयक राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब वीटो पावर देखें, धन विधेयक से संबंधित मामला हो तो वहाँ देखें जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला, विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान करे। ठीक है, अपनी स्वीकृति रोक सकता है और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो ये धन विधेयक के मामले में इनकी शक्ति है। अब हम लोग देख लेते हैं कि राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये आपको याद करना चाहिए। 153 में राज्यों में राज्यपाल होनी चाहिए। 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 158(4) के अनुसार राज्य की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है,
तो ये है। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार अथवा लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्ति है वो। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200, ठीक है, जो काफ़ी चर्चा में अभी है कि विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना, ठीक है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 में 361(2) में क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। तो ये है, पदावधि के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो 361(2) में दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल के मुद्दे कहाँ कहाँ पर जो है टकराव और ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर राज्यपाल का जो पद है वो चर्चा में आ जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होकर राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ठीक है। परंपरा के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में यह ध्यान रखा जाता है कि वह राज्य से बाहर का व्यक्ति हो तथा मुख्यमंत्री की सहमति भी उसके पक्ष में हो, ताकि राज्यों में संवैधानिक समस्या न हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है, कई मामले में किया आता है, इसीलिए कहीं ना कहीं यह राज्यपाल का जो पद है वो चर्चा में आता है। सरकारी आयोग ने भी यह भी खुलासा किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 60% राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो पहले राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के बाद भी वापस सक्रिय राजनीति में भाग लेना राज्यपाल पद की गरिमा के विपरीत है, ठीक है। राज्यपाल को अपदस्थ करना राजनीतिक दाव पेंच का खेल हो गया है। किसी राजनीतिक सत्तारूढ़ दल की सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपालों को नवनिर्वाचित दूसरी या विपक्षी राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ होने पर राजनीतिक दुर्भावनावश अपदस्थ कर देती है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद देखिए तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह अनुच्छेद मृत पद की भांति रहेगा, ठीक है, और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा, इन्होंने कहा था। लेकिन 1950 से लेकर अब तक लगभग, ये तो कम है, अभी तो आंकड़े बदल गए हैं, लगभग 125 से 130 बार जो है अभी राष्ट्रपति शासन पूरे देश भर में लागू किया जा चुका है। अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से किया जाता है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत जब राज्यपाल को यह आभास या ज्ञान हो जाए कि राज्य की सरकार लोकतंत्र और संविधान के अनुसार चलने में विफल है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। तो ये है। तो ये अनुच्छेद 356 का प्रयोग। फिर तीसरा हम देखते हैं कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा मंत्रिमंडल को भंग या बर्खास्त करना। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान या विघटित कर सकता है। सामान्यतया राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही विधानसभा को भंग करता है, लेकिन ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब राज्यपालों ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। राज्यपाल मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत खोने पर राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर गठबंधन की सरकार के अल्पमत में आने की स्थिति में दल बदल की स्थिति में बर्खास्त कर सकता है, परंतु बहुत बार राज्यपाल ने राजनीतिक विद्वेष या व्यक्तिगत विद्वेष के कारण मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया तथा उसे कोर्ट में गलत ठहराया गया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, परंतु जब आम चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राज्यपाल के समक्ष मुख्यमंत्री के चयन करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से फैसला लेता है और चुनावों में सबसे बड़े राजनीतिक दल को मौका देता है, परंतु कभी कभी चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल की अपेक्षा दूसरे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर देता है। वर्तमान समय में देखें तो राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एक एजेंट के रूप में ज़्यादा परिलक्षित होती है, ठीक है। अब हम लोग इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करें तो भारत का संविधान संघात्मक है, ठीक है। इसमें संघ और राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 159, 161, 163, 164(1) और 213(1) में राज्यपाल और उसकी संवैधानिक शक्तियों को उपबंधित किया गया है। संघीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य और कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करता है, विशेषकर तब जब राजनीतिक उथल पुथल होती है। ऐसी स्थिति में जहां दो या अधिक दल सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हो तो राज्यपाल को कानूनी एवं संवैधानिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना होता है, परंतु वर्तमान में राज्यपाल पद की प्रवृत्ति में व्यापक भिन्नता देखी गई है। इसकी नज़ीर हाल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखी गई। ये पुराना है तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ था। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। केंद्र में सत्ताधारी दल भाजपा 104 सीटों के साथ एक बड़ी पार्टी बनी, तो कांग्रेस
दूसरे और जेडीएस तीसरे स्थान पर रही। पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद भी भाजपा ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया, जबकि कांग्रेस के समर्थन के बाद जेडीएस ने भी पर्याप्त संख्या बल का दावा करते हुए गठबंधन सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की, परंतु राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा को सरकार बनाने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसा कई राज्यों में अभी कुछ समय पहले मणिपुर, मेघालय, गोवा में राज्य सरकारों के गठन में देखा गया कि केंद्रीय सत्ताधारी दल को किसी भी राज्य में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आने के बावजूद राज्यपाल द्वारा सरकार निर्माण हेतु सर्वप्रथम आमंत्रित किया गया तथा गठबंधन सरकारों को मान्यता दी गई। तो ये कुछ दिन पहले, दो तीन साल पहले ऐसा ट्रेंडिंग में था। हालांकि अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। तो एक पुरानी घटना है, यहाँ बिहार के संदर्भ में एक घटना देखने को मिलती है, जब 22 मई 2005 को मध्यरात्रि को राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा को भंग कर दिया। दरअसल उसी साल फरवरी में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ था। बूटा सिंह ने तब राज्यों में लोकतंत्र की रक्षा करने और विधायक की खरीद फरोख्त रोकने की बात कहकर विधानसभा भंग करने का फैसला किया, लेकिन इसके खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के फैसले को असंवैधानिक बताया था। तो प्रयुक्त उदाहरणों से के माध्यम से हम देखते हैं कि राज्यपाल की भूमिका यहाँ राज्य के संवैधानिक प्रमुख से अधिक केंद्र के एजेंट के रूप में परिलक्षित होती है, परंतु राज्यपाल का यह निर्णय उसके स्वविवेक पर निर्भर होता है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद का सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, राज्यपाल की इन विवेकाधीन शक्तियों पर न्यायालय भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, परंतु 1994 के बम्बई निर्णय में न्यायालय ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार का बहुमत परीक्षण राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए तथा राज्य सरकारों को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा। केंद्र राज्यों के संबंध पर अब तक 3 आयोग और 2 समितियां भी गठित की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्यपाल का पद विवाद से बाहर नहीं आ पाया है। 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग, 1970 में भगवान सहाय समिति, 1988 में सरकारी आयोग और 1911 में पुंछी आयोग ने राज्यपालों की भूमिका को लेकर कई प्रकार की सिफारिशें दी है। ठीक है, इनमें राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री से के परामर्श, स्वविवेकाधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में पर्याप्त स्पष्टीकरण, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यपाल द्वारा विधानसभा का अधिवेशन बुलाना तथा अधिवेशन में बहुमत से चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना आदि प्रमुख रूप से शामिल है। वर्तमान समय में राज्यपाल का पद राजनीतिक क्षेत्र में सेवानिवृत्ति पुरस्कार के समान अधिक प्रतीत होने लगा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि राज्यपाल की भूमिका पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भूलकर निष्पक्ष ढंग से काम करे, अन्यथा राजनीतिक वर्ग, संविधानवेत्ता और जागरूक नागरिक मिलकर इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या राज्यपाल का पद वाकई जरूरी है या इसके बिना काम नहीं चल सकता, और यदि इसे खत्म कर दिया जाए तो किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, हमने राज्यपाल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। ठीक है, और आशा है कि आपको लगा होगा कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।